हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2। इसमें देखिए सिलेबस में हम लोग का आज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि इसमें सिलेबस में क्या दिया हुआ है। इस वीडियो में देखेंगे रामचंद्र शुक्ला का जीवन परिचय और काव्यकृति और कथन, तीन चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन कर रखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है रामचंद्र शुक्ला का। तो इसी में देखेंगे इसके हम लोग जीवनी देखेंगे और काव्यकृति भी देखेंगे और कथन भी देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लगातार जेएसएससी इससे सवाल पूछी जा रही है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कौन कौन सा पूछा गया है रामचंद्र शुक्ला से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद और जो भी क्वेश्चन इसमें होगा उसको भी देखेंगे और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है वो भी लगेगा उसको भी करेंगे। तो देखिए तेज़ी से करते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये है जेएसएससी सीजीएल जो 28 जनवरी को हुआ था उसमें लिया गया, उसमें है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 37 देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने या फिर शुक्ला के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा किस रीतिकालीन कवि से चली? तो चिंतामणि त्रिपाठी। यहाँ पे ये हो रहा है आंसर। देखिए ये पूछा गया है एग्जाम में, फिर आगे भी रिपीट कर सकता है। इसको आप लोग देखते रहिए। 38 नंबर में देखिएगा तो यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमीर रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने किस प्रकार का काव्य माना। डायरेक्ट इसके इतिहास से पूछ रहा है, कथन से पूछ रहा है। तो अभ्रंश काव्य हो सकता है। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे अनुसार अभ्रंश काव्य होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बाद इसमें आगे भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आगे क्या हो सकता है क्वेश्चन जो पूछा गया है। इसके बाद और भी क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ला की। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में कि कुछ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ था। ये कुछ इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी क्वेश्चन लिए गए हैं जो जेएसएससी द्वारा लिया गया था उसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने रासो काव्य की उत्पत्ति किससे मानी है? शुक्ला ने रासो काव्य की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। उसके बाद और भी देखेंगे। ये क्वेश्चन आप देख के जाइए, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो इसमें ये हो गया। उसके बाद आगे क्या है वो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्वेश्चन एक पूछा हुआ था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इनमें से रीति काल का प्रवर्तक किसे माना। देखिए ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था, लेकिन जैसे सीजीएल हिंदी पेपर 2 ये 28 जनवरी में क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था। तो चिंतामणि, यहाँ चिंतामणि रीतिकाल के कवि है, इसी के प्रवर्तक रीतिकालीन से मान रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक नागेंद्र का क्वेश्चन है, वो भी देख सकते हैं। इसका कथन जीवनी पढ़ के जाइए। तो यहाँ नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा। तो नागेंद्र जीवनवादी काव्य किसे कहा? तो साकेत है। साकेत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये साकेत लिखा गया है गुप्त के द्वारा। मैथिली शरण गुप्त है, कमायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा, गुरुक्षेत्र दिनकर के द्वारा, पल्लव ये भी पंत के द्वारा लिखा गया है। तो इसी प्रकार और भी देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन अगर है तो। फिर उसके बाद और क्या है, 1-2 क्वेश्चन और है, उसको देख के फिर स्टार्ट करेंगे वीडियो को। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आचार्य शुक्ला ने किसे उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है? तो मिश्र बंधुओं को उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। उसके बाद और भी अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी देखेंगे। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया हुआ है? 91 में देखिए क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूछा हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आनंद कदम्बिनी का किया प्रकाशन मेरे अनुसार। आप भी इसका एक बार देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने किस पत्रिका का संपादन किया। यहाँ पे तो आनंद कदम्बिनी ही लग रहा है इसका परसेंटेज 100%। उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें। इसके बाद देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें वीडियो में देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। यहाँ पे इसके जीवन परिचय देखेंगे। तो शुक्ल का जो जन्म हुआ है वो बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में, यानी यूपी में एक जिला है बस्ती जिला के आगोना में हुआ है। मृत्यु
यानी कि इनका जन्म और मृत्यु, तो जन्म हुआ है 1888 में, मृत्यु हुआ है 1941 ईस्वी में। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल है। संपादन हिंदी शब्दसागर, सबसे पहले हिंदी शब्दसागर लिखें। फिर भाषा, कौन सा भाषा यूज करते थे, तो तत्सम शब्दों से युक्त शुद्ध साहित्य। रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका एक रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, यही हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, आलोचना। आलोचना में कौन कौन सा आलोचना लिखे हैं, तो आलोचना में रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। निबंध में विचार विधि, चिंतामणि। संपादन जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली। यहाँ पे कथन कुछ है, कथन को आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये कथन रिपीट कर सकता है या फिर डायरेक्ट आ सकता है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। शुक्ला बोलते हैं कबीर के बारे में कि कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार था वो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व था। दूसरा नंबर, केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। ये भी शुक्ला के द्वारा बोला गया कथन है। कहाँ, किसके बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। मंगल करने वाले दो भाव का निधन। नेक्स्ट देखेंगे, अगर ये नहीं समझ में आ रहा इसको रहने दीजिए। मंगल, आप इतना याद रखिए, मंगल करने वाले दो भाव हैं, किसने बोला है, तो ये शुक्ला के द्वारा बोला गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट इसमें चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट कथन जो है, कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। ये भी शुक्ला के द्वारा कहा गया है कबीर के बारे में कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। साधारणीकरण अवलंबन धर्म का होता है। शुक्ला बोल रहा है कि साधारणीकरण अवलंबन तत्व धर्म का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां ने अपनी कहानी का आरंभ ही इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के बाहर घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। ईसा अल्लाह खां के बारे में बता रहे हैं, शुक्ला का कथन है, शुक्ला के द्वारा कहा गया है कि लखनऊ के बाहर घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। प्रकृति के नाना रूपों मतलब अलग अलग, प्रकृति के अलग अलग रूपों के साथ कैसों के हृदय का स्पंदन या फिर संबंधन कुछ भी ना था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कथन है, कौन सा है, तो वो भी हम लोग जानेंगे इसमें। और चलिए इसमें इस पेज में इतना ही था, नेक्स्ट पेज में भी देखेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये विद्यापति के बारे में शुक्ला ने कहा है। रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चला। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, यही क्वेश्चन आ रहा है कि रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चला है, अतः रीति काल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। भरतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की प्रमार्जिता करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया है। शुक्ला ने बोल रहे हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, जो हाईलाइट किया हो उसको एक दो बार आप देख लीजिए स्पीड करके। उसके बाद एक कथन तो पूछा ही जाएगा एग्जाम में, डायरेक्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए इस पेज में क्या दिया हुआ है। इस पेज में दिया हुआ है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। VBI है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा के जाइए, करके जाइए रिवीजन। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने पर प्रकृति का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने पर अपभ्रंश के लोग प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। शुक्ला द्वारा बोला गया कथन है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती है। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता गद्य देखने से चल सकता है। इसके बाद क्या है, और भी एक दो है, उसको देख लेंगे। इसमें कबीर के बारे में बोल रहे हैं शुक्ला जी कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार से हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय स्पर्श करने वाला नहीं। शुक्ला बोलते हैं कबीर के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको करके जाना चाहिए। तुलसीदास उत्तरी भारत या फिर उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तुलसीदास के बारे में उत्तर भारत के बारे में ये टिप्पणी किया गया है। फिर 20 श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि
पहुँची है वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में सूरदास ने मानो औरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। ये भी आप स्टार लगा के जाइए, इम्पोर्टेंट है। यानी कि सूरदास के बारे में बोल रहे हैं श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पे और क्या है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घटना सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वह कोना कोना झांकाए हैं। दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, शुक्ला के बोला गया है। एक्चुअली वो जो सूरदास थे वो थोड़ा सा ऐसा मान्यता है कि वो अंधे थे बचपन से ही, और वो कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन किया करते थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, 2 पॉइंट और है, 3 पॉइंट, उसको देख लेते हैं। जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रही है, वेदांतों के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का समावेश पहले पहले केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अतिरिक्त। तो इतना आप इसमें याद रख सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है। समालोचन का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हाईलाइट है उसका। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं है, पर इस विषय में बहुत मोटी मोटी बात मोटे तौर पर कही गई है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट किया गया है उसको 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, उसमें आप लोग को बताएंगे। वो 140 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन। इसमें कुछ और अगर देखना चाहते हैं तो इसको भी देख लीजिए। उसके बाद इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसको भी देख लीजिए। सारा कथन जीवनी सब कंप्लीट हो जाए। शुक्ला का निबंध रचना है, तो शुक्ला का निबंध रचना कौन कौन सा है? व्यक्तिवाद। कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। शुक्ला ने इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति को अपनाया है? तो विधेयवादी पद्धति, याद रखिए, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है इतिहास इसका बुक का। कविता क्या है? निबंध में कुल कितने खंड है? तो कविता क्या है, ये रामचंद्र शुक्ला के द्वारा लिखा गया है, इसमें टोटल 13 खंड है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के रहस्यवाद का प्रसाद है। रामचंद्र शुक्ला बोलता है किसके बारे में? तो ये बोलते हैं कबीर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे हैं, क्या है, तो इसमें देखेंगे हम लोग। हिंदी शब्द सागर के संपादक का नाम है। तो हिंदी शब्द सागर के संपादक का नाम कौन है? तो शुक्ला जी का है, यानी हिंदी शब्द सागर शुक्ला के हैं। गद्य काव्यों या लेखकों की कसौटी, ये भी एक क्या है, टिप्पणी है, तो ये बोल रहे हैं रामचंद्र शुक्ला। कविता क्या है? निबंध के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ला है। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार की ही होती है, ये रामचंद्र शुक्ला का बोला गया है। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ला ने समीक्षात्मक निबंधों की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? भरतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्म भूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग। कविता क्या है? ये सब लिखा गया है, ये क्रम अनुसार है, ये भी आप कर लीजिए। उसके बाद और अगर कुछ है तो इसमें इसको देखते हैं और इस वीडियो को जल्दी जल्दी एंड करेंगे। इसमें देखिए इतना ही देखेंगे इसमें, उसके बाद पार्ट 2 लाएंगे। यहाँ पे क्या है, इन निबंधों में शुक्ला जी के व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है। बुद्धि प्रधान होते हुए भी इनमें हृदय का स्पंदन है। यह कथन शुक्ला के लिए किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने कहा है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि इन निबंधों में शुक्ला जी के व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है, बुद्धि प्रधान होते हुए भी इनमें हृदय स्पंदन है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, शुक्ला के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1700 से 1900 ईस्वी के बीच को बोलते हैं शुक्ला के अनुसार रीतिकाल। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल। शुक्ला ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचना किया है? तो वीरगाथा काल काव्य का विवेचना किया है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखेंगे, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है, तो आचार्य शुक्ला का द्वारा बोला गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। इतना था, कुछ रिपीट हुआ, इसको आप देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।